एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन उसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत-पाक युद्ध की। वो जंग जिसने एक नए देश को जन्म दिया, बांग्लादेश को। चलिए, आज इसी ऐतिहासिक कहानी को समझते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इस नक्शे को देखना होगा। देखिए, एक देश पाकिस्तान, लेकिन इसके दो हिस्से हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। और इन दोनों के बीच में क्या है? करीब 1000 मील का फासला और एक पूरा का पूरा दूसरा देश, भारत। मतलब ये जो अजीब सी बनावट थी, यहीं से सारी मुश्किलों की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां पाकिस्तान के अंदर ही तनाव बढ़ रहा था। देखते हैं कि कैसे एक सियासी संकट एक भयानक फौजी एक्शन में बदल जाया। तो देखिए, पूर्वी पाकिस्तान में ना एक तरह की बेचैनी थी, एक गुस्सा सुलग रहा था। और वजह ये थी कि देश की पूरी पॉलिटिकल पावर, सारा पैसा, सारा डेवलपमेंट, सब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था। जो पूर्व के बंगाली लोग थे, उन्हें लगता था कि भाई हम तो अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, सबको दबाया जा रहा था। और फिर आए 1970 के चुनाव, जिसने इस सुलगती आग में घी डालने का काम। साल था 1970। चुनाव हुए और नतीजा चौंकाने वाला था। पूर्वी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आवाज थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी अवामी लीग को जबरदस्त बहुमत मिला। उनकी मांग बहुत सीधी सादी थी, हमें यानी पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा अधिकार चाहिए, ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, ये तो जैसे बरसों से दबी हुई आवाजों का एक धमाका था, जिसने इस्लामाबाद के पावर सेंटर्स को हिलाकर रख दिया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में जो मिलिट्री सरकार बैठी थी, उन्हें ये डेमोक्रेटिक फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। जनरल याहिया खान ने लोगों के इस फैसले को, इस जनादेश को एक तरह से कुचल दिया। नेशनल असेंबली भंग कर दी गई, अवामी लीग को सरकार बनाने से रोक दिया गया और मार्च 1971 आते आते शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बस बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब पूर्वी पाकिस्तान पर सिर्फ सेना का जुल्म। अब देखिए, पाकिस्तान की ये जो अंदरूनी प्रॉब्लम थी ना, वो अब सिर्फ उसकी नहीं रहने वाली थी। आर्मी के इस क्रूअर एक्शन ने एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म दिया, एक ऐसा संकट जिसकी लहरें सीधा भारत के दरवाजे तक पहुंचने वाली थीं। पाकिस्तानी फौज ने अपनी पावर बचाने के लिए क्या किया? अपने ही लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर एक मिशन चलाया गया। इसमें बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को, स्टूडेंट्स को, आम लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। ये एक प्लान्ड जेनोसाइड था, एक ऐसा भयानक दौर जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और इस दहशत का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा नंबर जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। 1 करोड़ लोग। जी, 10 मिलियन। सोचकर देखिए, 10 मिलियन लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ भागे। ये सिर्फ एक रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं था, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और सोशल चैलेंज बन गया। लेकिन इसी बीच पूर्वी पाकिस्तान की जमीन पर एक आवाज उठी, बगावत की आवाज। मुक्ति वाहिनी बनी, मतलब फ्रीडम फाइटर्स। ये वही आम बंगाली लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, और भारत ने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया, मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, मदद दी। अब देखिए, भारत ने महीनों तक बहुत सब्र से काम लिया, दुनिया भर में डिप्लोमेटिक लेवल पर सल्यूशन निकालने की कोशिश की। यहाँ तक कि अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत यूनियन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की, ताकि कोई बाहरी देश जैसे अमेरिका या चीन इस मामले में दखल न दे सके। लेकिन जब पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, तो बात हद से आगे निकल चुकी थी। अब भारत के पास एक जबरदस्त मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर आई वो तारीख, 3 दिसंबर 1971। इस दिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अचानक भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हवाई हमला कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। पाकिस्तान का प्लान था भारत को सरप्राइज करने का, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस हमले ने भारत को जवाबी कार्रवाई करने का एक खुला मौका दे दिया। और भारत का जवाब जबरदस्त था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगी। प्लान क्या था? ईस्ट में
बिजली की तेजी से ढाका पर कब्जा करना और वेस्ट में अपनी सरहद को महफूज रखना, किसी भी हमले से बचाना। तो सबसे पहले बात करते हैं आसमान की लड़ाई की। यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने कुछ ही दिनों में गेम पलट दिया। भारत के MiG-21 और हंटर जेट्स पाकिस्तानी सेबर जेट्स पर भारी पड़े। खास तौर पर पूर्वी मोर्चे पर ढाका एयरफील्ड को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां से टेक ऑफ ही नहीं कर पाई। मतलब आसमान पर भारत का कब्जा हो चुका था। अब चलते हैं समंदर की तरफ। यहाँ भी इंडियन नेवी ने कमाल कर दिया। 4 और 5 दिसंबर की रात को हुआ ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारत की छोटी छोटी मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह पर ऐसा हमला किया कि पाकिस्तानी नेवी की कमर ही टूट गई। और ये यहीं नहीं रुका। कुछ दिन बाद हुआ ऑपरेशन पाइथन, जिसने बचा खुचा काम भी पूरा कर दिया। कराची के तेल के भंडारों में जो आग लगी वो कई दिनों तक बुझी नहीं। और वहीं पूरब में भारत के पास एक तुरुप का इक्का था, INS विक्रांत। इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। मतलब समंदर से न कोई मदद अंदर आ सकती थी, न कोई बाहर जा सकता था। पाकिस्तानी फौज अब चारों तरफ से घिर चुकी थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब बात जमीन की। एक तरह से ढाका की तरफ रेस लग गई थी। इंडियन आर्मी ने एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। वो पाकिस्तानी किलों पर सीधा हमला करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें बाईपास करके घेर कर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और इसमें उनकी मदद कर रही थी मुक्ति वाहिनी, जिन्हें वहां के चप्पे चप्पे दी खबर थी। इस वजह से इंडियन आर्मी की स्पीड और भी बढ़ गई। सोचिए, सिर्फ 13 दिन, और 13 दिन में ये जंग अपने फाइनल मोड पर आ पहुंची थी। इंडियन आर्मी ढाका के दरवाजे पर खड़ी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि इस लाइटनिंग फास्ट वॉर का अंजाम क्या होगा। तो 13 दिन की इस जबरदस्त जंग के बाद आखिर हुआ क्या? 16 दिसंबर का दिन था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की कमांड में इंडियन आर्मी ने ढाका को पूरी तरह से घेर लिया था, चारों तरफ से। पाकिस्तानी फौज के लिए अब खेल खत्म हो चुका था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। शुरू में तो पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने बड़ी बड़ी बातें की कि हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया और हवाई हमलों से पूरा ढाका दहलने लगा, तो उनका सारा हौसला टूट गया। और फिर आया इतिहास का वो पल, 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेस कोर्स मैदान। हजारों लोगों की भीड़ के सामने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने सरेंडर के कागजों पर साइन किए। अनकंडीशनल सरेंडर, बिना किसी शर्त के। जंग खत्म हो चुकी थी। और ये कोई छोटा मोटा सरेंडर नहीं था। आंकड़ा सुनिए, 90,368 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। 90,000 से भी ज्यादा। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। ये भारत की एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जिस पर कोई सवाल ही नहीं था। तो इस जंग का नतीजा सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री तक ही सीमित नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इस जंग ने साउथ एशिया का नक्शा, यहाँ का पावर बैलेंस, सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पूर्वी पाकिस्तान अब इतिहास बन चुका था और उसकी जगह एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया, बांग्लादेश। लाखों लोगों की कुर्बानी और आज़ादी का सपना आखिरकार सच हो गया था। तो आखिर में इस जंग से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री की नहीं है। ये कहानी है एक डिसाइसिव लीडरशिप की, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की और देश की एकता की। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है, ये एक चेतावनी है हर उस हुकूमत के लिए जो अपने ही लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। 1971 की जंग ये याद दिलाती है कि जब लोग अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े होते हैं तो इतिहास का रुख ज़रूर बदलता है।